नेक्स्ट हेडिंग लिख लिया आइडेंटिकल फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग लिख लिया आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं फॉर्मली। डेफिनेशन क्या है इसका, लिख लिया टू फंक्शंस आर सेड टू बी आइडेंटिकल। टू फंक्शंस आर said to be identical, ठीक है, if they have identical domains and identical range also for each x, each x in domain they produce same y, ठीक है। या फिर इसको अदर वर्ड्स में बोल दिया, if both functions have same graph, ये भी सही हो गया, वही बात हो गया। तो अगर दोनों फंक्शन ग्राफ सेम होगा तब हम उसको आइडेंटिकल फंक्शन बोलेंगे, या फिर दोनों का डोमेन सेम हो, दोनों का रेंज सेम हो, और x की हर वैल्यू के लिए अगर फंक्शन f मान लो x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू 2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो फंक्शन 2 भी x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू 2 ही प्रोड्यूस करे, ठीक है। जब ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा तो हम दोनों फंक्शन को आइडेंटिकल फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। सिंपल चीज है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल ले लिए जाए। एग्जांपल यही है, आइडेंटिफाई आइडेंटिकल फंक्शंस। तो अपने को आइडेंटिकल फंक्शन पहचानना है, और इसमें ए पार्ट है क्वेश्चन का। एक दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरा दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 1। तो क्या दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है क्या? तो हमने देखा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, दो फंक्शन है, एक तो फंक्शन एक ये है और एक ये है, दो फंक्शन हो गया। तो मान लीजिए कि एफ एक्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जो जी एक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1, ठीक है ना। तो दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, उसके लिए क्या करोगे, पहले डोमेन निकाल लिया दोनों का। तो जो डोमेन ऑफ एफ है वो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। और जो डोमेन ऑफ g है वो भी क्या आ जाएगा, वो भी आ जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, डोमेन सेम आ गया। दोनों का अगर हम रेंज देखें तो पहला वाला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ही होती है, तो पहला वाले का रेंज भी 1 आ गया, दूसरे वाले का रेंज में भी सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो आएगा ओनली 1। तो डोमेन रेंज सेम हो गया है ना, और हर x के लिए सेम ही y प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों आइडेंटिकल हो गया, ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है, ठीक है। और इसी में बी पार्ट ले लिया जाए क्वेश्चन का। बी पार्ट में बोल दिया जैसे y इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ tan स्क्वायर एक्स, और नेक्स्ट फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं ये पहचानना है, तो यानी कि पहला वाला एफ एक्स हो गया और दूसरा वाला जी एक्स हो गया सेम तरीके से, ठीक है ना। तो अगर पहला वाला f है, दूसरा वाला g फंक्शन है, दोनों फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन ऑफ f क्या आ जाएगा। तो देखो sec x और tan x कहाँ पर डिफाइंड होता है, जहाँ पे cos 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में cos आता है, tan के भी डिनोमिनेटर में cos आता है, sec के डिनोमिनेटर में भी cos आता है। तो नीचे अगर cos अगर 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा।
और cos 0 कहाँ पे होता है? तो cos जो होता है वो वर्टिकल लाइन पे 0 0 वैल्यू लेता है, यहाँ 1 यहाँ -1, ठीक है ना। cos जो होता है वो 2n पाई पे 1 वैल्यू लेता है, 2n + 1 पाई पे -1 वैल्यू लेता है, और वर्टिकल लाइन पे 0 वैल्यू लेता है। तो वर्टिकल लाइन का नाम हमने याद करवाया था, ये होता है 2n + 1 π/2, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि 2n + 1 π/2 अगर x की वैल्यू हो जाएगी, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर x की वैल्यू हो जाएगा, तो cos x 0 हो जाएगा। cos x 0 हो गया मतलब कि sec x और tan x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका जो डोमेन है वो क्या है, बेसिकली डोमेन है ऑल रियल नंबर में से क्या निकाल दिया, 2n + 1 π/2 निकाल दिया, 2n + 1 π/2 निकाल दिया। तो ये हमारा आ गया डोमेन ऑफ f, ठीक है। अब अगर डोमेन ऑफ g की बात करें, तो डोमेन ऑफ g क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। उसमें तो कहीं को अनडिफाइंड होगा ही नहीं, y = 1 तो कभी अनडिफाइंड होगा ही नहीं, है ना। y = 1 तो हमेशा ही कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर हम दोनों का ग्राफ बनाए तो देखो डोमेन ही अलग अलग हो गया, तो आइडेंटिकल होने का चांस ही नहीं है। डोमेन अलग अलग मतलब कि आइडेंटिकल हो नहीं सकता है कभी भी, ठीक है। ओके, तो यानी कि ये हो गया नॉन आइडेंटिकल। बट अगर हम इसकी ग्राफ बनाए दोनों का, तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो sec² x - sin² x भी 1 के बराबर होता है, लेकिन कब होता है, जब जब डिफाइन हो, ठीक है। तो जब जब डिफाइन हो बोले तो क्या, यानी कि ये डिफाइन कब होगा, 0 पे, π/2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, 3π/2 पे भी अनडिफाइंड हो जाएगा, 5π/2 पे भी अनडिफाइंड हो जाएगा, -π/2 पे भी अनडिफाइंड हो जाएगा, एंड -3π/2 पे भी फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। सही है। तो हमने क्या देखा कि इसका जो ग्राफ बनेगा, π/2 पे फंक्शन अनडिफाइंड है, -π/2 पे अनडिफाइंड है, तो ऐसा, फिर 3π/2 पे अनडिफाइंड है, फिर 5π/2 पे अनडिफाइंड है, फिर -3π/2 पे अनडिफाइंड एंड सो ऑन। तो जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा बना। तो बन तो रहा है y = 1 लाइन ही, बट बीच बीच में क्या आ गया, ओपन बबल आ जाएगा, है ना। हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या आ जाएगा, ओपन बबल आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ बना, ये जो हमने ग्राफ बनाया, ये एक्चुअली में क्या है, f का ग्राफ है, यानी sec² x - sin² x का ग्राफ है। अगर हम y = 1 ग्राफ बनाए, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये कहीं अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, तो ये लाइन जो पूरा कंटिन्यूस लाइन बना, ये y = 1 बना। दोनों ग्राफ अलग अलग है, ऑफकोर्स दिख रहा है ना। दोनों ग्राफ अलग अलग है, ये भी y = 1, ये भी y = 1, बट दोनों ग्राफ अलग अलग है, तो आइडेंटिकल होने का चांस है ही नहीं इसमें। तो ये जो फंक्शन बन जाएगा, ये आ जाएगा नॉन आइडेंटिकल फंक्शन। तो ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। लिख लिया इसको। एक और क्वेश्चन ले लिया, सी पार्ट। सी पार्ट में बोल रहा है y = sin−1 x + cos−1 x, और दूसरा है y = π/2, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं, ये पहचानना है। तो हमने पहले वाले का डोमेन निकाला, तो मान लो इसको fx बोल दिया और इसको बोल दिया gx, सही है। तो fx का अगर हम डोमेन निकालें, तो sin−1 x भी क्या बोलता है, x - 1 से +1, और cos−1 x भी क्या बोलता है, x - 1 से +1। तो जो डोमेन ऑफ f आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -1 से लेके +1 आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें डोमेन ऑफ g क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ g ऑल रियल नंबर आ जाएगा। तो डोमेन ही अलग अलग आ गया, तो फंक्शन सेम होने का बात ही नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो कि देखो sin−1 x + cos−1 x की वैल्यू भी π/2 के बराबर ही होती है। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले जब लिखवाए थे तो बताया था कि sin−1 x + cos−1 x की वैल्यू π/2 ही होता है, ठीक है ना। बट -1 और +1, मतलब इस इंटरवल के बाहर तो ग्राफ बनेगा ही नहीं π/2 का। यानी कि अगर इसका ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, -1 ले लिया, +1 ले लिया, तो -1 से लेकर के x की वैल्यू +1 तक कौन सा लाइन बनेगा, y = π/2 लाइन बनेगा, ठीक है। दूसरे वाले ग्राफ अगर बनाए तो ये x एक्सिस ले लिया और ये y एक्सिस ले लिया। दूसरा वाला ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस थ्रू आउट, हर जगह बनेगा, तो ये y = π/2। तो ये पूरा इंटायर रियल एक्सिस पे, इंटायर एक्स एक्सिस पे बनेगा y = π/2 लाइन, और इसमें सिर्फ -1 से +1 के बीच बनेगा। दोनों ग्राफ अलग अलग हो गया, तो इसका मतलब कि फंक्शन क्या है, नॉन आइडेंटिकल।
फंक्शन हो गया नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, ये सी पार्ट हो गया क्वेश्चन का। और आगे देख लेते हैं, डी ले लिया। डी में क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ओके, और ले लिया एंड y इक्वल्स टू पाई बाय 2 ले लिया। अब बोल रहा है कि दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं, ये पहचानना है। दोनों का डोमेन निकालेंगे, तो पहले वाले का डोमेन कितना आ जाएगा, डोमेन ऑफ f। तो अपने को पता है tan इनवर्स x का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, cot इनवर्स x का डोमेन भी ऑल रियल नंबर होता है। तो ओवरऑल दोनों का सम का जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, और इसका डोमेन भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर होगा। सही। रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ फंक्शन, पहला का जो f का जो रेंज आ जाएगा वो सिर्फ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2 होती है। तो इसका जो रेंज आ जाएगा वो सिर्फ पाई बाय 2 आ जाएगा, और इसका भी रेंज क्या है, सिर्फ पाई बाय 2 है। तो डोमेन और रेंज एग्जैक्टली सेम, और हर x के लिए सेम ही y ले रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है ना। एग्जाम में अगर आ जाए तो ऑप्शन टिक करने पर सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं करे दोनों पाई बाय 2 बराबर है टिक कर दिया, एक बार सोचना पड़ता है डोमेन रेंज सेम है कि नहीं, ग्राफ सेम बनेगा कि नहीं बनेगा, वो देखना होता है। ठीक है, तो कॉपी कर लिए होगे, आगे बढ़ सकते हैं। हो गया क्या कॉपी? हाँ सर। चलो नेक्स्ट, ई पार्ट। ई पार्ट में दिया हुआ है y इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर, और एक दिया हुआ है y इक्वल्स टू x। बोल रहा है कि दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, डोमेन निकालते हैं दोनों का। तो पहले वाले का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f, वो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r। इसका भी डोमेन ऑफ g, ये भी क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r। तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर आ गया दोनों का। रेंज की बात करें, ठीक है, अगर हम रेंज ऑफ फंक्शन की बात करते हैं दोनों का, तो पहले वाले का रेंज क्या आ जाएगा, अब स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि ये जो क्लोज जीरो से लेकर इन्फिनिटी आ जाएगा इसका रेंज। दूसरे वाले का रेंज क्या आ जाएगा, दूसरा वाले का रेंज क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है ना, तो दूसरे वाले का रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर है, और पहले वाले का जो रेंज है वो हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी। सही है, क्लियर। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का रेंज अलग अलग आ गया, डोमेन तो सेम है, दोनों का रेंज अलग अलग आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया, नॉन आइडेंटिकल। थोड़ा और डेप्थ में सोचें, तो दोनों का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा। तो पहला वाला बेसिकली क्या है, मैंने बताया है कि y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर। बेसिकली रूट के बाहर क्या आता है, मॉड एक्स आता है। अगर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो तो बाहर क्या आता है, मॉड एक्स आता है। तो ये y इक्वल टू मॉड एक्स लिखा हुआ है, और ये y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, दोनों ग्राफ आता है बनाने। y इक्वल टू मॉड एक्स ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, और y इक्वल टू एक्स ग्राफ ऐसा होता है। दोनों ग्राफ कहाँ सेम है, सेम ही नहीं है, तो कहाँ से आइडेंटिकल होगा, नहीं होगा ऑफ कोर्स। तो फंक्शन इज नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, क्लियर, कॉपी कर लो। नेक्स्ट एफ पार्ट। एफ पार्ट में दिया हुआ है 3 log बेस में 3x, ये एक फंक्शन है y इक्वल्स टू दिस। दूसरा फंक्शन है y इक्वल्स टू ln e रेज़ टू x। ठीक है, तो अब दोनों फंक्शन का वैल्यू अगर तुम वैल्यू वाइज सोचोगे तो ये 3 बेस बेस सेम हो गया, तो ये गायब, तो ये x ही आ जाएगा। ठीक है, इससे भी x जब बाहर आएगा तो ln e की वैल्यू 1, तो ये भी x ही आ जाएगा ओवरऑल। ठीक है, दोनों सेम ही है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि फंक्शन आइडेंटिकल ही हो जाएगा, जरूरी थोड़ा ना है, वो चेक करना पड़ेगा, डोमेन रेंज और भी चीजें चेक करनी पड़ेगी। तो लिख लिया पहले तो क्वेश्चन क्लियर, ई रेज़ टू एक्स ऐसा कुछ है दोनों x के बराबर है ना, बट डोमेन चेक कर लेते हैं क्या है दोनों का। तो डोमेन ऑफ f, पहले वाले का डोमेन क्या लिखोगे, लॉग के अंदर का आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइन होगा। तो इसका मतलब कि x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब कि इसको हम क्या लिखेंगे, जो पहला डोमेन आएगा वो आ जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी डोमेन आ जाएगा पहले वाले का। दूसरे वाले का डोमेन क्या आ जाएगा, ई की पावर कुछ भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नाम की चीजें नहीं है। और ई की पावर कुछ भी चलेगा, एक ई की पावर मतलब एक्स बिलोंग्स टू अगर आर लेते हो तो ई रेज़ टू 0 से बड़ा ही होगा हमेशा, तो लॉग के अंदर भी डिफाइन हो जाएगा चीजें। तो यानी कि इसका अगर हम डोमेन निकालें
तो ये क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, दोनों का डोमेन ही अलग अलग आ गया। ठीक है, जब दोनों का डोमेन ही अलग अलग आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन आइडेंटिकल। आगे निकालेंगे जरूरत ही नहीं है, नॉन आइडेंटिकल। अगर हम ग्राफ बनाए दोनों का तो कैसे ग्राफ बनाओगे, पहला वाला क्या बोल रहा है कि पहला वाला में y इक्वल टू एक्स लाइन बनाएगा ग्राफ, कब, जब x 0 से इन्फिनिटी के बीच में हो, यानी कि जब x 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में हो तो y इक्वल टू एक्स लाइन बनेगा। तो ये तो हो गया f का ग्राफ। g का ग्राफ कैसा बनेगा, g का ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, और x इक्वल 0 पे भी डिफाइन है, सही बात है। तो ये क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स लाइन बनेगा इंटायर x के लिए, सारे x के लिए। तो दोनों ग्राफ अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑफ कोर्स फंक्शन नॉन आइडेंटिकल हो गया। ठीक है, तो ये f पार्ट भी क्लियर हो गया। और भी ले लेते हैं दो तीन और भी। h पार्ट ले लिया, f नहीं, g पार्ट ले लिया, f के बाद g पार्ट। चलो g पार्ट में क्या है, इस बार हमारा फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू रूट एक्स का होल स्क्वायर, और दूसरा वाले में क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स। दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है कि नहीं ये चेक करना है। तो पहले वाले का डोमेन देख लिया, डोमेन ऑफ f। तो डोमेन ऑफ f कहाँ से आ जाएगा, अब रूट के अंदर का चीज जीरो से बढ़ाना चाहिए, जीरो या जीरो से बढ़ाना चाहिए, जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि रूट एक्स आ गया ना, तो x क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, तो वही चीज लिख लिया। दूसरा वाला डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर। जब डोमेन ही अलग अलग आ गया, ठीक है, और तो फंक्शन नॉन आइडेंटिकल ही होगा। हालांकि रेंज में निकाल सकते चाहो तो दोनों का, रेंज ऑफ एफ निकालेंगे तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी, और सही बात है, इसका रेंज आ जाएगा जीरो से लेकर इन्फिनिटी। देख लो, रूट एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ऑलवेज जीरो से, समथिंग का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होता है, तो जीरो से इन्फिनिटी आ जाएगा रेंज ऑफ फंक्शन। इसका रेंज क्या आ जाएगा, तो इसका रेंज आ जाएगा ऑल रियल नंबर, और डोमेन रेंज दोनों अलग अलग है, तो फंक्शन इज नॉन आइडेंटिकल, है ना। फंक्शन क्या हो गया, नॉन आइडेंटिकल हो गया, दिखने में भले ही सेम लग रहा है, बट जो इतना फंक्शन आइडेंटिकल ही हो तो ऑफ कोर्स नहीं है। ठीक है, तो अगर दोनों ग्राफ बनाए तो ग्राफ विल लुक लाइक सेम जो पिछला में बनाए थे, कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में ग्राफ बनेगा क्या, वाई कोस एक्स लाइन का। ओके, और ये तो इंटायर एक्स एक्सिस से बन जाएगा वाई कोस एक्स लाइन, तो इसका ग्राफ ये बन जाएगा। तो जीरो पे फील्ड बबल है, यहाँ पे सॉरी जीरो पे फील्ड बबल है। हाँ, और ये क्या है, वाई कोस एक्स लाइन इंटायर एक्स में, तो दोनों का ग्राफ अलग अलग, तो फंक्शन नॉन आइडेंटिकल, सिंपल। ठीक है, तो जी पार्ट हो गया क्वेश्चन का, एच पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन का एच पार्ट, एच पार्ट में एक दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स, और एक दिया हुआ है y इक्वल टू 1 बाई कोसेक एक्स। सही है, तो अब इसमें ये देखना है कि ये फंक्शन सेम है कि अलग अलग है, ठीक है, आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल है, ये पता करना है अपने को। तो हमने क्या किया, डोमेन निकाला पहले वाले का, तो जो f का डोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर है। ठीक है, दूसरे वाले का डोमेन क्या आ जाएगा, 1 बाई कोसेक एक्स का डोमेन चाहिए। ठीक है, तो 1 बाई कोसेक एक्स का डोमेन हम ऐसे सोच सकते हैं, 1 बाई कोसेक बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइड बाई 1 बाई साइन लिखा हुआ है, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, तो अगर साइन एक्स जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर पूरा जीरो, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जीरो। ठीक है, तो फंक्शन अनडिफाइंड, साइन एक्स अगर जीरो हो गया तो, और अगर कोसेक एक्स जीरो हो गया तो भी अनडिफाइंड, तो कोसेक जीरो तो होता ही नहीं है, इसका मतलब कि साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, साइन एक्स अगर जीरो हो गया तो कोसेक एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 1 अपॉन अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड ही होगा टोटल। तो कोसेक एक्स कब अनडिफाइंड होता है, जब साइन एक्स जीरो होता है। ठीक है, और साइन जीरो कब होता है, तो हमने साइन के लिए ऐसा बनवाया था, साइन में यहाँ पे एंगल जो लेता है, मतलब यहाँ वैल्यू जो लेता है, साइन यहाँ पे जो लेता है, यहाँ 1 लेगा और यहाँ -1 लेगा। तो साइन जीरो वैल्यू कहाँ ले रहा है, साइन जो वैल्यू जो ले रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले रहा है, और हमने हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम बताया था एन पाई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, एन पाई, तो एन पाई जैसे ही हो जाएगा तो कोसेक एक्स हो जाएगा अनडिफाइंड,
तो इसका जो डोमेन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर में से n पाई घटा दिया, ऑल रियल नंबर में से n पाई घटा दिया। ओके, सही बात है। तो अगर हम ऑल रियल नंबर से n पाई घटा दिया, डोमेन दोनों का अलग अलग आ गया। अब जब दोनों का डोमेन अलग अलग आ गया, ठीक है, तो यानी कि ये पूरा कहानी क्या बन जाएगा, ये ऑफ कोर्स नॉन आइडेंटिकल फंक्शन बन जाएगा, नॉन आइडेंटिकल फंक्शन। अगर हम दोनों का ग्राफ बनाए तो एफ एक्स ग्राफ तो पता ही है अपने को, साइन एक्स, ठीक है, तो एफ एक्स ग्राफ तो साइन एक्स ही आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा एफ एक्स ग्राफ। तो जी एस ग्राफ क्या आ जाएगा, 1 कोसेक एक्स भी साइन एक्स ही है, बट ये अनडिफाइंड कहाँ है, एन पाई पे। तो एन पाई पे हो जाएगा ओपन बबल, यानी कि यहाँ ओपन बबल, यहाँ ओपन बबल, यहाँ ओपन बबल, यहाँ ओपन बबल, ठीक है, यानी जहां जहां भी रूट है वहां वहां पे क्या आ जाएगा, ओपन बबल आ जाएगा। जहां जहां भी कट कर रहा था नहीं, वहां पे ओपन बबल आ जाएगा। तो ये सब जगह जब ओपन बबल आ जाएगा तो ऑफकोर्स ग्राफ अलग अलग हो गया ना दोनों का, एक में ओपन बबल नहीं था कहीं पे भी और एक में ओपन बबल आ गया है ना बहुत जगह। तो इसका मतलब कि ये जो हमने ग्राफ बनाया, ये क्या बनाया, ये ग्राफ बनाया y इक्वल्स टू 1 कोसेक एक्स का ग्राफ बनाया। दोनों ग्राफ अलग अलग, तो फंक्शन इज नॉन आइडेंटिकल। क्लियर। एच पार्ट हो गया, आई पार्ट, एच के बाद क्या होता है, और एक मिनट, क्या सवाल पूछा चैट में, चैट में किसी ने कुछ पूछा है, इसमें मैनिपुलेशन किया क्या हमने सर, एक मिनट, मैनिपुलेशन किया मतलब एक बार बोलो, क्या मैनिपुलेशन किया, क्या पूछ रहे हो। हाँ मेहर बताओ क्या पूछ रहे थे। 1 कोसेक एक्स का डोमेन निकालना है तो, हाँ तो मैनिपुलेशन को, मैनिपुलेशन करके डोमेन नहीं निकालते हैं, डोमेन कब निकलता है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन का निकलता है। अब ऐसा नहीं कि 1 कोसेक एक्स को साइनस लिख दिया, ठीक है, तो 1 कोसेक को साइनस लिख दिया, अब इसका डोमेन निकाल रहा है, साइनस का डोमेन तो सेम ही आ जाएगा, बट थोड़ा आएगा, तो गलत है। मतलब ओरिजिनल एक्सप्रेशन में जो क्वेश्चन दिया रहता है, विदाउट एनी मैनिपुलेशन किए हुए कोसेक एक्स इज अनडिफाइंड एट n पाई, सिंपली पता है अपने को। तो हमने क्या किया, अगर नीचे में अनडिफाइंड तो पूरा फंक्शन भी अनडिफाइंड, तो r माइनस n पाई लिख दिया उसका डोमेन। ठीक है, ये काम किए हैं। ठीक है, आई होप मेरे समझ में आ गया होगा, तुम्हारा डाउट था, है ना। तो चैट में लिखने के बजाय बोल दोगे तो जल्दी कर पाएंगे डाउट सॉल्व, चैट में क्या पढ़ने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट कहानी आगे देखते हैं। एच पार्ट क्लियर, अब आते हैं आई पार्ट की तरफ। एच के बाद क्या आता है, आई ही आता है। चलो आई में क्या लिखेंगे, कोसेक एक्स, इस बार है y इक्वल्स टू कोसेक एक्स एक फंक्शन, और एक फंक्शन है y इक्वल्स टू 1/sin x। ठीक है, तो कोसेक एक्स का अपने को डोमेन पता है। अगर हम डोमेन ऑफ f की बात करें तो कोसेक एक्स का डोमेन क्या, r माइनस n पाई, ये तो अपने को पता है। ठीक है, अब 1/sin x में कोसेक एक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है, बट अगर हम इसका डोमेन निकालें तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो पूरा फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि sin x 0 हो गया तो पूरा फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, g फंक्शन। तो डोमेन ऑफ g क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस n पाई। दोनों का डोमेन आ गया सेम, ठीक है, रेंज भी दोनों का वही आ जाएगा, 1 से लेके क्या आ जाएगा जी, इसका रेंज भी क्या आ जाएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1, तो रेंज भी दोनों का सेम ही है। रेंज क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनाइट, और इसका भी रेंज सेम आ जाएगा, डोमेन रेंज सेम, और हर एक्स के लिए सेम ही वाई वैल्यू ले रहा है। अगर दोनों में से कोई एक एक्स की वैल्यू डाल कर देख लो, लाइक साइन एक्स की वैल्यू हमने एक्स की वैल्यू π/2 डाली, तो दोनों का वैल्यू 1 आ रहा है, तो सेम एक्स के लिए सेम वाई वैल्यू ले रहा है, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन आइडेंटिकल हो गया। ठीक है ना, तो इस केस में ये फंक्शन आइडेंटिकल है, दीज आर आइडेंटिकल फंक्शन, ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, दोनों का सेम ही ग्राफ बन रहा होगा, कोसेक एक्स का ही ग्राफ बन रहा होगा। तो कोसेक एक्स यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे ट्रू फॉल्स में, है ना, ट्रू फॉल्स में अगर ऐसा पूछा जाए कि कोसेक एक्स इक्वल्स टू 1/sin x, ये स्टेटमेंट 1 है मान लो, और स्टेटमेंट 2 पूछा जाए sin x इक्वल्स टू 1/cosec x,
ठीक है, तो ऊपर वाला हो जाएगा ट्रू, नीचे वाला हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा कहानी, ऊपर वाला ट्रू है, नीचे वाला फॉल्स। क्यों है, समझ में आया बात? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है ही नहीं नीचे में। साइन एक्स जो है 1 अपॉन कोसेक के बराबर नहीं है ना। साइन एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एक्स तभी होगा अगर तुमको नीचे वाले को ट्रू बनाना है, ऐसा तभी होगा। तो बगल में लिखना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई। तो अगर एन पाई मान लो पाई ले लिया वैल्यू, एन के लिए 1 ले लिया तो पाई आई, तो साइन पाई तो डिफाइन हो जाएगा 0 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, है ना। तो एक्स के लिए पाई रखने पे तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है कि sin x इक्वल टू 1 अपॉन cos x हो जाए, cosec x हो जाए। ठीक है, तो sin x इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन cos x होगा कब? जब x के लिए पाई रखेंगे या 2 पाई रखेंगे या 3 पाई रखेंगे या 4 पाई रखेंगे, है ना। जबकि ऊपर वाले में तुम पाई रख लो, ठीक है। तो अच्छा, ऊपर वाले में तो पाई दोनों में नहीं रख सकते ना, लेफ्ट में रख सकते राइट में रख सकते हैं। पाई तो डोमेन में नहीं है, किसी के डोमेन में नहीं है, लेफ्ट ना cosec x के डोमेन में है पाई स्टेटमेंट 1 में, ना कोसेक एक्स के डोमेन में है पाई, ना साइन एक्स के डोमेन में है, मतलब 1 अपॉन साइन एक्स के डोमेन में है पाई, दोनों के डोमेन में पाई है ही नहीं, तो पाई तो रख नहीं सकते हैं। यानी कि एन पाई रख ही नहीं सकते, एन पाई के अलावा जितना भी रखेंगे तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इसीलिए ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू था, नीचे वाला फॉल्स था। बट अगर नीचे वाले में अगर ऐसा साथ में लिखते फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई, तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, नीचे वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा अगर साथ में ये चीज लिखा हुआ है तो। अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि वो चीज हमेशा ट्रू होना चाहिए, तो हमेशा ट्रू थोड़ी ना है, तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा बात? कॉपी कर लिए होगे? ओके, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह का। जे पार्ट ले लिया। जे पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू रूट ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर x माइनस 2, और एक दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों आइडेंटिकल है कि नॉन आइडेंटिकल है, पहचानो। तो पहले वाले का डोमेन निकाला, तो पहले वाले का डोमेन कैसे निकालेंगे? पहले वाले के डोमेन में पहले चेक करेंगे कि x माइनस 1 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड x माइनस 2 जो है वो 0 से बड़ा चाहिए, 0 के बराबर नहीं हो सकता x माइनस 2, क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो एक बोल रहा है कि x जो है वो 1 से बड़ा हो जाए, 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो जाए, एक एक बोल रहा है, और एक बोल रहा है कि 2 से बड़ा हो जाए। ठीक है, एक बोल रहा है कि 2 ओपन से बड़ा हो जाए, इसको अलग कलर से बना दिया, 2 ओपन से बड़ा हो जाए। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वही डोमेन आ जाएगा। ठीक है, द डोमेन ऑफ एफ विल बी ओपन 2 से लेके इन्फिनिटी, इसका डोमेन आ जाएगा। अब डोमेन ऑफ जी निकालना है, तो डोमेन ऑफ जी के लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी जो भी है वो 0 या 0 से बड़ा हो जाए, तो यानी कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से नंबर लाइन पे हमने 1 प्लॉट किया, 2 प्लॉट किया, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, 2 पे तो ओपन वाला आ जाएगा क्योंकि नीचे में है 2, तो अनडिफाइंड हो जाएगा एग्जैक्ट, अगर x के लिए 2 रखेंगे तो 1 पे फील्ड वाला आ जाएगा, तो अपना जो रीजन आएगा वो वाला आंसर में आ जाएगा। तो अगर इसका डोमेन लिखें, यानी कि डोमेन ऑफ जी अगर लिखें, तो वो क्या रहा है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 क्लोज यूनियन 2 ओपन से लेकर इन्फिनिटी, दोनों का डोमेन अलग अलग आ गया। तो जब डोमेन ही अलग अलग आ गया तो फंक्शन तो नॉन आइडेंटिकल होगा ही होगा, सोचना ही नहीं है ना। तो फंक्शन इज नॉन आइडेंटिकल। ओके, क्लियर है? चलो और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जे हो गया, जे के बाद के ले लिया। अगर इसमें कुछ कहानी ऐसी आ जाए लाइक y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, y इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब, और एक और ले लिया y इक्वल्स टू फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेस टू 4। तो देख तो दोनों y इक्वल्स टू x ही रहा है, अगर तुम मन की आंखों से देखो तुमको क्या लग रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो ये x ही लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? x की पावर 4 की पावर 1/4। दोनों तो y इक्वल्स टू x ही लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा होगा, है ना। डोमेन निकालो दोनों का। ठीक है, दोनों का अगर हम डोमेन निकालें तो पहले डोमेन ऑफ f निकाला,
तो देखो क्यूब रूट के अंदर क्या होता है, यानी कि क्यूब रूट है, यानी कि सम, यानी यहाँ पे 3 है या फिर 5 है या फिर 7 है, इस तरह का चीज है। तो अंदर का चीज कुछ भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो पहले वाला का जो डोमेन आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर। दूसरे वाले का डोमेन अगर निकालें तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ है, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ 2 है, मतलब यहाँ स्क्वायर रूट है या 4th रूट है या 6th रूट है या 8th रूट है, ठीक है। तो अंदर का चीज 0 0 से बढ़ाना चाहिए, तो स्क्वायर रूट के अंदर का चीज 0 0 से बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो बाद वाले का जो डोमेन है वो क्या आ जाएगा, अंदर का चीज 0 0 से बड़ा हो जाए, यानी कि ये जो आएगा हमारा वो आ जाएगा क्लोज 0 से लेकर इन्फिनिटी। दोनों का डोमेन अलग अलग आ गया, तो फंक्शन इज नॉन आइडेंटिकल। ठीक है, आई होप आइडेंटिकल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ बोलो। अंदर का 0 से बड़ा होना चाहिए ना, तो हाँ, x to the power 4 हमेशा ही बड़ा होगा 0 से। हाँ अच्छा, हाँ तो एक मिनट, तो 0, अरे हाँ बात तो तुम्हारी भी सही है, अंदर के 0 से बढ़ाना चाहिए, सही बात बोल रहे हो। x की पावर 4 जो है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ तो आइडेंटिकल हो जाएगा इस केस में। तो लेट्स ट्राई, देख लेता हूँ क्या आ रहा है। देख लो अब क्या आना चाहिए, रेंज डिफर करेगा ना। नहीं, हाँ रेंज तो डिफर करेगा ही ऑफ कोर्स, है ना, है तो नॉन आइडेंटिकल ही, बट डोमेन भी डिफरेंट है ना, डोमेन डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, चलो हाँ डोमेन सेम ही है। जैसे x⁴ है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये तो ऑलवेज होगा x बिलोंग्स टू r, सॉरी, तो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r ही आ जाएगा, सही बात बोल रहा है। डोमेन में कोई फर्क नहीं है, रेंज में फर्क आ जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। पहले वाले का रेंज क्या आ जाएगा, हमने दोनों ग्राफ बनाना सिखाया था, है ना, याद आ रहा होगा। एक का ग्राफ क्या था, कुछ ऐसा, ठीक है, ग्राफ याद होगा दोनों का, कि 8 केस बनवाए थे, याद है ना, है ना, x की पावर n का 8 केस बनवाए थे, जिनमें से 2 केस लिखा हुआ है। तो ये जो ग्राफ बना, ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, सिर्फ एक तरफ होता है ऐसा, ठीक है, याद आ गया होगा, याद आया क्या, ऐसे ही बताया गया है, ठीक है। तो दोनों ग्राफ अलग अलग है ऑफ कोर्स, तो फंक्शन तो आइडेंटिकली है ही, उसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं ज्यादा। तो दोनों ग्राफ अलग अलग है। तो अब पहले इसका जो रेंज अगर बात करें, इसके रेंज की अगर बात करें, तो रेंज ऑफ फंक्शन इसका ऑल रियल नंबर आ जाएगा, बट इसका जो रेंज आ जाएगा वो r+ आ जाएगा, यानी क्लोज 0 से लेकर इन्फिनिटी आ जाएगा इसका रेंज। दोनों का रेंज अलग अलग आ गया, इसलिए नॉन आइडेंटिकल हो गया फंक्शन। और वैसे अपने ग्राफ बनाने आता है तो ग्राफ से भी चीजें दिख सकती है, समझ में आ सकती है चीजें, ठीक है। तो नॉन आइडेंटिकल हो गया क्लियर, हम लोग आगे का चीज पढ़ते हैं, ये सब हो गया होगा तो। नेक्स्ट टॉपिक लिख लिया फंक्शनल रूल या फंक्शनल इक्वेशन, व्हाटएवर। तो ये वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इसमें काफी कुछ हिट एंड ट्रायल भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं इसमें काम। फंक्शनल रूल या फंक्शनल इक्वेशन में क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे वो देख लेते हैं। जैसे देखो अब इक्वेशन का मतलब ये क्या, फंक्शनल इक्वेशन लिखा हुआ है। फंक्शनल इक्वेशन लिखा हुआ है मतलब कि जैसे अगर कोई हम लोग जैसे x² + 3x + 7 = 0 लिखे, तो ये भी एक इक्वेशन है। तो ये नॉर्मली एक अलजेब्रिक इक्वेशन, इसमें वेरिएबल है ना, इसमें वेरिएबल दिख रहा है। अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाए, f(x) का होल स्क्वायर + 3f(x) + 7 = 0, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको फंक्शनल इक्वेशन बोलेंगे। फर्क यही हो गया, अगर ऊपर वाले को नॉर्मल इक्वेशन बोल रहा है तो नीचे वाले को फंक्शनल इक्वेशन बोलेंगे। या फिर ऐसा भी आ सकता है ऑफ कोर्स, f(x) का होल स्क्वायर आ गया +3 टाइम्स ऑफ f(x - 1), आर्गुमेंट बदल गया दोनों का, इसमें x आर्गुमेंट, इसमें x - 1 आर्गुमेंट, +7 टाइम्स कुछ भी, तो ये भी फंक्शनल इक्वेशन कहलाएगा। तो फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चंस मतलब समझ गए फंक्शनल किसको बोलते हैं। तो एक छोटा मोटा एग्जांपल लेके ही समझ पाएंगे कैसे क्वेश्चंस करते हैं। कुछ चीजें इसमें बिल्कुल फिक्स है क्या करना है। तो चलो एक क्वेश्चन लेके करते हैं स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट f(x) satisfy following, let f(x) satisfy following क्या एक ही तो है ऑफ कोर्स, f(x) satisfy इक्वेशन लिख लिया,
इक्वेशन लिख लिया एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, फाइंड एफ एक्स। तो लेट एफ एक्स सेटिस्फाई दिस, देन फाइंड एफ एक्स। एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स निकालना है अपने को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों का तरीका क्या होता है बता देते हैं, है ना। बहुत ही फिक्स तरीका है इसमें। ऐसे क्वेश्चन तो आसान है ऑफकोर्स, लेकिन बाकी चीजें भी इसमें टफ टफ वाली आती है क्वेश्चन। तो ये देख लो, हम ऐसा क्या कर दें कि जैसे एक आर्गुमेंट एक्स है और एक आर्गुमेंट 1 माइनस एक्स है, ठीक है ना। तो दोनों आर्गुमेंट अलग अलग है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं, यानी कि हम ऐसा क्या करें, एक्स को किससे रिप्लेस करें, एक्स को हम किससे रिप्लेस करें कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ जाए और यहाँ पे एक्स आ जाए, पलट जाए दोनों में। तो ये चीज का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जनरली रहते हैं। तो अगर हम x को रिप्लेस कर दें x माइनस 1 माइनस एक्स से ही करते हैं। हाँ, अगर हम x को रिप्लेस करते हैं 1 माइनस एक्स से, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या लिख लिया, 1 माइनस एक्स लिख लिया। तो 1 प्लस 1 माइनस 1 खत्म, तो प्लस एक्स ही तो बन गया, बना कि नहीं बना। तो इसका अंदर तो एफ एक्स ही बन गया, तो पलट गया। ऑफ कोर्स इसका आर्गुमेंट इसमें आ गया, इसका आर्गुमेंट इसमें आ गया, अच्छी बात है, यही चाहिए भी था अपने को। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनने के बाद दिस थिंग बराबर, तो तुमने किससे रिप्लेस किया है, अब हर जगह करोगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां करोगे। तो इस वाले एक्स में भी क्या लिख लेंगे, 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले को अगर इक्वेशन 1 बोल दिया तो नीचे वाले को इक्वेशन 2 बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 2 का 2 टाइम्स, चलो हाँ, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 घटा देंगे। 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 घटा देंगे। 2 टाइम्स का मतलब क्या हो गया कि हमने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब फिर घटा दिए 1 में, उसमें से 1 घटा दिया, कहने का मतलब। तो घटा दो, तो 2f ऑफ 1 माइनस एक्स और 2f ऑफ 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 4 में से गया 3f बचेगा। देख पा रहे हो ना, ये तो करने की जरूरत नहीं है, दिख ही रहा होगा। तो 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स में से 3x कट जाएगा। तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस एक्स, तो विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2x माइनस एक्स, तो आ जाएगा 2 माइनस 3x। तो ये आ जाएगा हमारा एफ एक्स। तो यहाँ से निकल गया एफ एक्स की वैल्यू, और जो एफ एक्स का वैल्यू आया वो आया 2 माइनस 3x। आया समझ में बात, हेलो? हाँ सर। आ गया होगा, है ना, इजी था, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये इस तरह से हमने एफ एक्स निकाल लिया। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, ऑफ कोर्स। एक क्वेश्चन और इसी तरह का लेते हैं, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। कॉपी हो गया क्या, कॉपी हो गया होगा? हाँ बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, इसमें क्वेश्चन 2 बोलो या व्हाटएवर जो भी है। इसमें क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब कहानी वही है, एफ एक्स निकालना है कि एफ एक्स क्या आएगा। ठीक है, तो फिर से वही लॉजिक है ना, हमेशा देखो 2 टाइप का आर्गुमेंट दिखा, एक एक्स दिखा, एक 1 बाई एक्स दिखा। ठीक है ना, तो एफ के अंदर 2 टाइप का आर्गुमेंट है, तो वैसा क्या कर ले कि पलट जाए, है ना। तो यानी कि अगर हम x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करते हैं, अगर हम x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो सिनारियो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा f ऑफ 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पे वापस से fx ही बन जाएगा। तो एक दूसरे का क्या बोलते हैं, मतलब आर्गुमेंट इंटरचेंज हो गया दोनों में। ठीक है ना, आर्गुमेंट इंटरचेंज कर दिया बेसिकली। तो दिस थिंग बराबर x को 1 बाई एक्स से रिप्लेस करें तो ऐसा कुछ आ जाएगा। नीचे वाले को हमने इक्वेशन 2 बोल दिया, ऊपर वाले को हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है, अब क्या करें, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया। तो देखते हैं क्या आता है।
तो जब 3 टाइम्स ऑफ इक्वल टू माइनस इक्वेशन 1 किया तो 3f ऑफ 1/x तो कैंसिल हो जाएगा, तो 9 में से गया 8fx बराबर 3/x माइनस x, ऐसे कुछ हुआ होगा, है ना। तो यहाँ से जो fx की वैल्यू आई वो आ गई 3/x माइनस x/8, है ना। आगे कुछ और करना है तो कर लो, बट आंसर तो आई गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समस्या नहीं है, हो ही गया। ओके ये सब कंप्लीट हो गया होगा तो आगे बढ़ सकते हैं। जी चलो बिठाते हैं थोड़ा सा, एक और क्वेश्चन ले लिया इसी पे, क्वेश्चन 3 ले लिया। क्वेश्चन 3 फंक्शनल क्वेश्चन पे ले लिया, f ऑफ cos थीटा, f ऑफ cos थीटा प्लस 2f ऑफ sin थीटा। कुछ लोग लीव करके जा रहे हैं, नेट प्रॉब्लम है क्या? तो 2f ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ऐप में जो वीडियोस डाल रहे हैं देख रहे हो, अगर जिसका छूटता है वो देखता है कि नहीं देखता है? किसी को फायदा हो रहा है तो, क्योंकि उसको डालने में बहुत डेटा जा रहा है मेरा, फालतू का मेहनत हो रहा है, तो डालना है कि नहीं डालना है ये पूछ रहे हैं। हेलो, मतलब किसी को फायदा हो रहा है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अगर हाँ देख रहे हो सर। तो मतलब देखते हो ना, देखते हो तो ठीक है, तो डालते हैं। नहीं देखते हो मान लिया, क्योंकि अगर सब कोई क्लास में ही आ जा रहा है तो ऑफकोर्स देखने की जरूरत है ही नहीं, बट किसी कारण से जैसे अभी किसी का डांसिंग नेट चल रहा है, मतलब आ रहा है जा रहा है, तो वैसे लोगों को तो देखना पड़ ही जाएगा। तो चलो ठीक है, कुछ लोगों का फायदा हो रहा है उससे, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज्यादा मेहनत इन्वॉल्व है, फालतू में वो सब डालो डेटा ये वो करो। चलो ठीक है, देख लेते हैं। f cos प्लस 2f sin थीटा इक्वल tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि f ऑफ x जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और अपने को वही कहानी है, fx निकालना है। स्टोरी विल रिमेन सेम, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन वही काम करना होगा, fx से निकालना होगा, तो fx निकालना है, ठीक है। कैसे निकालना है fx? फिर से वही कहानी कि हम किससे रिप्लेस कर दें कि हमारा जो है ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाए, यही काम है ना। तो हम क्या करेंगे, थीटा को अगर हम π/2 माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं तो क्या बन जाएगा, दिख रहा होगा तुम्हें, f ऑफ साइन थीटा बन जाएगा ये, प्लस ये 2f cos थीटा बन जाएगा, ठीक है, बराबर, और ये बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा बन जाएगा, दिख गया होगा पूरा चीज, ठीक है। अब ये बन गया, ऊपर वाले को इक्वेशन 1 बोल दिया, नीचे वाले को इक्वेशन 2 बोल दिया। अब इक्वेशन 2 को 2 से कर दो मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2 माइनस 2 दूनी 4 4 2 खत्म, सही बात है। तो ठीक है, अब -1 कर दिया, सेम स्टोरी चल रहा है सब जगह। जब ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा, 2f sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2f sin थीटा 2f sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 4f cos थीटा में से f cos थीटा घटाएंगे तो 3f cos थीटा। देख पा रहे हो कि करना पड़ेगा, हर चीज दिखाना पड़ेगा, देख पा रहे हो ना, 3f cos थीटा आ जाएगा, 4f cos थीटा में से एक f cos थीटा घट जाएगा तो 3f cos थीटा आ जाएगा। 3f cos थीटा बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, 2 cot स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आया होगा, समझ पाए होगे बात को, ठीक है। तो ये आ गया, लेकिन अपने को तो fx निकालना है, अपने को f cos थीटा निकालना है, ठीक है, अपने को fx निकालना है, कोई बात नहीं है। तो 3f cos थीटा, अब राइट हैंड साइड को पूरे को cos के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो 2 into cot स्क्वायर लिख सकते हैं cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर में लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, उसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लिया, माइनस, अब इसको sin स्क्वायर पे cos स्क्वायर लिख सकते हैं, sin स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम cos की जगह पे x रख दें तो क्या बन जाएगा, 3f ऑफ x बराबर, ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो fx आया, यहाँ से जो
एफ एक्स आया, वो निकल ही गया, दिख ही गया होगा, अब क्या ही बोलना है ना। अब तो कुछ बोलना फालतू ही रह जाएगा। तो ये पूरा जो कहानी आया इतना डिवाइडेड बाई 3, सही है, आया समझ में बात। तो ऐसे निकाल लेते हैं, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। लिख लो, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और अपने को निकालना है इसमें एफ एक्स निकालना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड, और क्या दिया हुआ है, एंड एफ ऑफ वन इक्वल्स टू 3, देन फाइंड एफ एक्स। ये है क्वेश्चन, एफ एक्स निकालना है और ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि f1 की वैल्यू 3 है और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो एफ एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई के बराबर आता है। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं इसमें। इसको करने के लिए हमने क्या किया कि पूरे एक्सप्रेशन में अब हिट एंड ट्रायल टाइप का चीज लगता है इसमें। ऐसे क्वेश्चन में फिर हिट एंड ट्रायल लगेगा। एक बार ट्राई करो y को 0 रखे। अगर हमने y को 0 रख लिया तो कुछ फायदा हुआ क्या? अगर दोनों को 0 रख लो, x को भी 0 रख लिया, y को भी 0 रख लिया, तो अगर दोनों को 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, f0 बराबर f0 प्लस 0। तो f0 बराबर f0, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन अपने को नहीं निकल पाया, दोनों को 0 रख के फायदा नहीं हुआ। ठीक है, फिर एक बार सिर्फ y को 0 रख के देखा तो क्या आता है देखते हैं। अगर हम सिर्फ y को 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ x, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, f ऑफ x, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस 0। तो f ऑफ x बराबर f ऑफ x आया, इससे भी कोई इन्फॉर्मेशन अपने को नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमने दोनों को एक साथ 0 रखा तो भी फायदा नहीं हुआ, y को 0 रखा तो भी फायदा नहीं हुआ। तो एक बार x को 0 रख के देखते हैं। तो अगर हम सिर्फ x को 0 रखें, ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ y बराबर f ऑफ 0 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, x को 0 रखे तो ऐसा कुछ बन गया। तो f ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस वाई स्क्वायर टाइप का चीज बना। इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो f ऑफ 0 तो कोई कांस्टेंट नंबर होगा, ये फंक्शन की वैल्यू है 0 पे, तो इसको हम c बोल दिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अब देखो y को x से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y को x से रिप्लेस किए, कोई भी वेरिएबल से रिप्लेस कर दो, t से कर दो, व्हाटएवर। तो fx बराबर c प्लस एक्स स्क्वायर लिखा सकता है। तो फंक्शन निकल गया, फंक्शन क्या निकला अपने को, जो फंक्शन निकला fx निकला, वो क्या निकला, f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस c निकल गया, वे c इज f0। f0 एक कांस्टेंट वैल्यू होगा ऑफ कोर्स, ठीक है ना। अब c निकालने के लिए अपने क्वेश्चन में हिंट दे रखा है, क्या हिंट दे रखा है कि x की वैल्यू 1 डालो इसमें, तो f1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस c, और f1 की वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, यहाँ से निकल गया c की वैल्यू 3। तो इसका मतलब जो fx आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो नहीं सॉरी, c की वैल्यू 2 निकलेगी, सॉरी। अब देख लो यहाँ पे क्या है, 1 घटे हुए तो उधर जाके 1 स्क्वायर है, तो c का वैल्यू यहाँ से क्या निकला, 2 निकला। 3 माइनस 1 है ना, दोनों को इक्वेट किया तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर 2, तो c की वैल्यू 2 आ गई। अब c की वैल्यू 2 रख दो fx में, तो fx निकल गया। तो fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यही आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। और भी क्वेश्चन लेते हैं, लिखते जाओ। अब कुछ इसमें पॉइंट्स टू रिमेम्बर लिखेंगे, है ना, PTR, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। तो ये लर्न करना है, क्या क्या लर्न करना है इसमें, तो देख लो। कुछ कुछ इक्वेशंस ऑलरेडी याद होना चाहिए, लाइक जैसे पहला लिख लेते हैं हम,
पहला ये है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब कि दुनिया में ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो जैसे मान लो, अभी ये याद करना पड़ेगा कि जब भी इक्वेशन ऐसा है कि एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, तो सीधे एफ एक्स क्या आना चाहिए, तो सीधे याद कर लो कि इसका जो एफ एक्स आता है, ये आता है एफ एक्स को ए रेस टू एक्स लेंगे, ठीक है। अब देखो सेटिस्फाई करता है कि नहीं, एफ एक्स ए रेस टू एक्स सेटिस्फाई करा के देखिएगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ए रेस टू एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ए रेस टू एक्स। एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, ए रेस टू वाई। सेटिस्फाई कर गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड बराबर आ गया। तो अगर आप एफ एक्स की वैल्यू ए रेस टू एक्स ले लेते हैं, ठीक है, तो यानी कि ए रेस टू एक्स जो वो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ए रेस टू एक्स जो है वो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। उसको याद रखने का तरीका क्या है, तरीका ऐसे याद रखो कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, वो सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सम आर्गुमेंट के सम को फंक्शन के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या है कहानी, अंदर में क्या है, अंदर में सम के फॉर्म में लिखा हुआ है ना आर्गुमेंट, और ये क्या फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है कौन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। याद रखने का तरीका ऐसे ही कुछ कर सकते हो, और क्या करोगे, ठीक है। यानी कि आर्गुमेंट के सम को फंक्शंस के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया कौन, कौन कर दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज़ टू एक्स मानेंगे, ठीक है। सेकंड चीज लिख लिया इसी में, लाइक अगर कहानी ऐसी हो जाए कि एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू दिया हुआ रहे, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई क्या दिया हुआ रहे, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ रहे तो इसको भी ए रेस टू एक्स सेटिस्फाई करेगा। जैसे देख लो, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे ए रेस टू एक्स माइनस वाई, तो इसको लिख सकते हैं ना ए रेस टू एक्स अपॉन ए रेस टू वाई, लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो देखा कि ए रेस टू एक्स इसको भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये याद ही करना है, कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। तो इसको भी कौन सेटिस्फाई करेगा, इस केस में भी एफ एक्स क्या हो जाएगा, ए रेस टू एक्स ही होगा, ठीक है। बट इसमें यूज कौन होगा, ऊपर वाला यूज ज्यादा होगा, है ना, 1 नंबर। हालांकि बात बराबर नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, हाँ सही है, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चीज ऑफ कोर्स नहीं चाहिए। ओके, आगे देख लिया जाए। मतलब ये 1 और 2 तो सेम ही फंक्शन हो गया एक तरह से। 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर में क्या याद करना पड़ेगा कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बराबर दिया हो रहा है एफ ऑफ एक्स वाई, तो इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करता है एक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि लॉग ऑफ, इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा एफ एक्स बराबर लॉग ऑफ बेस में ए ले लिया यहाँ एक्स, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। करके देखिए, एग्जांपल लेके देख लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे एफ एक्स क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ए एक्स, एफ वाई क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा लॉग ऑफ ए वाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, लॉग ऑफ ए एक्स इंटू वाई। तो देखा कि एफ एक्स प्लस एफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स वाई आ रहा है, तो यानी कि ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, दोनों जो हमने 1 2 3 लिखा, इस तीनों एक्सप्रेशन, तीनों फॉर्मूले में बेसिकली ए निकालने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देगा क्वेश्चन वाला, क्योंकि ए तो नहीं पता है ना, ए निकालने के लिए दे देगा कुछ। जैसे क्या दे देगा कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे ये है, तो फिर हम ए निकाल लेंगे। जैसे एक छोटा सा जस्ट एग्जांपल कि इसका यूज कैसे होगा, लाइक अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, कोई फंक्शन इसको फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन वाला ने दे दिया, ठीक है। तो बोला कि फंक्शन की वैल्यू बताओ, और साथ में एक और दे दिया है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू दे रखा है कि 3 है, या फिर एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 दे रखा है, चलो कुछ भी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 दे रखा है, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने को तो ये देख के ये क्या आना चाहिए, ये देखते ही क्या याद आना चाहिए कि ए रेस टू एक्स है फंक्शन। तो सीधे सीधे लिख लिया एफ एक्स बराबर ए रेस टू एक्स,
अब चूंकि एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या दे रखा है 3, तो एफ ऑफ वन बराबर 3 बराबर a क्यूब, एक मिनट सही कर रहे हैं क्या, हाँ 3 बराबर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 सॉरी एक्स की वैल्यू 1 लेंगे ना, सॉरी एक्स की वैल्यू 1 लेंगे ना, तो a रेस टू 1 सही है। क्यों, क्योंकि एक्स के यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है, तो f1 निकल जाएगा, और f1 की वैल्यू क्या 3 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो इसका मतलब जो fx आया वो क्या आया, fx जो आ गया वो 3x आ गया, क्योंकि a निकल गया। तो a निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दिया हो रहा है कहने का मतलब, ठीक है। बाकी तो तुमको फंक्शनल इक्वेशन देखते ही याद आना चाहिए कि उसको कौन सा वेरिएबल सॉरी कौन सा फंक्शन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 चीज याद करना है, और भी है याद करने के लिए तो खैर कमी नहीं है ऑफ कोर्स, बट सारे चीज पूछा जाएगा फेमस ही, और वो भी जरूरी नहीं कि पूछा ही जाए, पढ़ाने के लिए जस्ट कंप्लीशन के लिए बताया जा रहा है ऐसा बात है। तो लिख लिया ये तीनों, हो गया होगा, हेलो हाँ सर। तो लिख लिया होगा, एकदम 4th नंबर लिखते हैं। और भी क्या याद करना है अपने को, अगर ऐसा कुछ आ जाए f of x माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा एफ एक्स बराबर लॉग ए एक्स, तो इसको भी लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा पीछे याद रखने का तरीका क्या है, देखो हाँ जैसे वन फेमस है, 1 फेमस है और 3 फेमस है, ठीक है। ये सब फेमस चीजें क्वेश्चंस में ज्यादा तुमको ये सब मिलेगा। तो अब इसमें देख लो कि सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया ना, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या करता है, सम को प्रोडक्ट में, ये सम है, ठीक है, सॉरी उसको प्रोडक्ट को व्हाटएवर छोड़ो हटाओ, जैसे याद रखना है ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसे याद रखना वैसे याद रखिए, अपना अपना तरीका है। ये चीज आ गया, याद रखना ही पड़ेगा, कैसे भी याद रखो अपने हिसाब से। तो अब ऐसा कुछ आ गया, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो log ऑफ ax, तो ये fx हो गया, log ऑफ ay ये fy हो गया, बराबर आ रहा है क्या ये log ऑफ a x अपन y, तो इसको बोल सकते हैं f ऑफ x अपन y, बोल सकते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इन सब के अलावा एक और है ध्यान रखने लायक, बाकी तो नहीं याद रखना है अपने को, और भी तुमको बुक्स वगैरह में 2-3 और मिल सकता है मे बी, बट सब ऐसे याद रहेगा भी नहीं। तो हम जो लिखवा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट ही है, उसके अलावा बाकी नहीं है इम्पोर्टेंट। तो एक काम और कर लिया जो बहुत ही फेमस है, 5 वाला बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। 5 वाला जो लिखवा रहे हैं ये फेमस है बहुत ज्यादा, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x हो जाए, ठीक है। तो उस केस में जो एफ एक्स होता है वो होता है एक्स प्लस माइनस एक्स रेस टू एन प्लस 1, तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। जैसे कि एग्जांपल लेके देखेंगे ज्यादा समझ में आ जाएगा, जैसे एन की जगह पे 2 ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है, तो उससे भी समझ में आ जाएगा, या एक्स क्यूब से भी समझ में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हमने एक एफ एक्स ले लिया, सपोज अपने मन से कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो हमने एफ एक्स ले लिया एक्स क्यूब प्लस 1, चलो एफ एक्स ले लिया एक्स क्यूब प्लस 1, तो एफ एक्स इंटू 1 अपॉन एफ एक्स ऐसा है ना, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 एफ एक्स हो गया, एफ एक्स एलएचएस निकाल रहे हैं और 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, सही बात है। एफ ऑफ 1/x तो ये आना चाहिए, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया एक्स क्यूब प्लस 1 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ऐसा कुछ आ गया। तो ऐसा कुछ आने के बाद ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है ओके। तो ये तो हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अलग से निकाल लेते हैं, एफ एक्स प्लस 1/x निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस 1, और एफ ऑफ 1/x क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1/x आ जाएगा, एक्स को 1/x रिप्लेस कर दिए, तो 1/x क्यूब प्लस 1, दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है ना, तो जोड़ लिया जाए, तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। एक काम करो ऐसे नहीं जोड़ो, अपने को उस तरह का सेम बनाना है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे
ऐसा कर लिया तो समझ में आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस इसको लिख लिया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, पूरे में से हमने एक्स क्यूब प्लस 1 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अब दिख गया होगा, ये यही चीज बन जाएगा। ठीक है, तो एलएचएस और आरएचएस बराबर है, तो यही होता है। ठीक है ना, एफएक्स ये होता है, ये याद रख लेना, और कोई ऑप्शन नहीं है इसको याद रखने के अलावा। ओके, अब आते हैं फंक्शनल क्वेश्चन के, और भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हो गया होगा तो आगे बढ़ सकते हैं क्या? लिख लिए? हेलो, हाँ सर। चलो लिख लिया, आगे क्वेश्चन करते हैं। एक और 4th नंबर था ना ये, ओके सॉरी 5th, और भी है क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में लाइक क्वेश्चन ऐसा दिया हो रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कर लिए हैं, और एफ जीरो की वैल्यू दिया हुआ है 1, निकालना है अपने को एफ ऑफ 100। तो ये निकालने के लिए क्या किया जा सकता है, फिर से वही बात, x को x माइनस 1 से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो एफ एक्स डायरेक्टली निकल ही जाएगा, बट इसके और भी ऑल्टरनेटिव तरीके हैं करने के। तो हमारा जो एक तरीका हमने बताया था कि अगर x को x माइनस 1 से रिप्लेस कर दे, तो ऐसा क्वेश्चन शायद कर चुके हैं हम लोग। ठीक है ना, हो जाएगा, खुद से ही कर लेना। ठीक है, एफ जीरो, चलो खुद से ही कर लो, कुछ नहीं करना इसमें, सिंपली क्या करना, अगर हम x को रिप्लेस करते हैं x माइनस 1 से, तो देखते हैं क्या आता है। एफ ऑफ x माइनस 1 आ जाएगा, ये बराबर x माइनस 1 आ जाएगा प्लस एफ ऑफ x को रिप्लेस किया x माइनस 1 से, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये -1 -2 आ जाएगा, है ना। ओके, तो एफ ऑफ x माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, तो ये उस तरीके से नहीं हो पाएगा, इसका मतलब तक जो कर रहे थे, यानी उस पर फिट नहीं बैठा। रिप्लेस करके अगर आर्गुमेंट इंटरचेंज हो जाता तो फिर कोई दिक्कत था ही नहीं, फिर तो एक्जेक्टली एफ एक्स निकाल लेते, बट आर्गुमेंट इंटरचेंज नहीं हुआ ना, यानी कि यहाँ तो x माइनस 1 आ गया, बट ये एक्चुअली में क्या आ गया, एफ ऑफ x माइनस 2 आ गया, है ना। तो फिर कैसे किया जाए काम, तो इसका मतलब ये तरीका तो फेल हो गया, जो हमारा अभी तक जो बहुत सारे क्वेश्चन बन गए थे उस पर। तो अगर ये तरीका फेल हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, हम क्या करें, x की जगह पे 1 डालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमने x की जगह पे 1 डाला, तो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एफ जीरो, और एफ जीरो के लिए 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 1 प्लस 1 आ गया, 2 आ गया। फिर हमने x के जगह पे 2 डाला, और एफ जीरो तो पता ही, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ 1, जीरो से स्टार्ट कर दिया। एफ जीरो अपने को 1 पता है, एफ 1 निकाल लिया, 2 आ गया। अब x के जगह पे 2 डालेंगे, 2 डालेंगे तो x के जगह पे 2 डाल दो, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो बराबर 4। फिर x के जगह पे 3 डाले, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 प्लस, अब एफ ऑफ 2 बन जाएगा, अंदर बनेगा ना यहाँ पे, क्योंकि x पे 3 डालेंगे, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 के लिए 4 पता है अपने को, तो यहाँ पे 4 डाल लिया, 7 आ गया। ठीक है, तो इसमें एक पैटर्न दिख गया होगा, इसमें क्या पैटर्न दिखा, 1 डालने पे आ रहा है। अच्छा, निकालना है एफ ऑफ 100, इसमें एफ ऑफ एक्स इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि एफ ऑफ एक्स निकालना थोड़ा मुश्किल है एग्जैक्टली, तो अपने को पूछ रहा है कि एफ ऑफ 100 निकालो। तो ऐसे देखा कि पैटर्न दिखा होगा, कुछ ना कुछ पैटर्न। क्या दिखा, 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 7 हुआ। ठीक है, तो 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, यानी पीछे वाला जोड़ के आगे वाला आ रहा है ना। एक मिनट, 4 सही किया, गलती की है। F2 के लिए 4 आ गई, F1 के लिए 2 आ गई, F3 के लिए 7 आ गई, और F0 के लिए 1 आ गई। तो ऐसे बढ़ रहा है, 1 से 2 आया, 2 से 4 आया, 4 से 7 आया। तो पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा,
फिर 3 बढ़ा, गैप ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है ना। सही बात है, ये तो सीक्वेंस से क्वेश्चन हो गया अब तो, है ना। अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया सीक्वेंस में, यानी कि कहानी कुछ ऐसी है, हमारा कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जीरो के से भी या फिर यहाँ से भी, जीरो से स्टार्ट किया कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाटएवर। तो अगर मान लीजिए 0 स्टार्ट किया तो 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, एंड सो ऑन, ऐसे चलते गया, ठीक है। सबके बीच का गैप देखा, तो गैप यहाँ 1, यहाँ गैप 2, यहाँ गैप 3, और ऐसे करते करते, चूंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, ये 0 पे था ना, और ये 1 पे था वैल्यू, ये 2 पे वैल्यू था, ये 3 पे वैल्यू था। तो इसका मतलब कि अपने को इस सीरीज का कौन सा टर्म चाहिए, F100 चाहिए, यानी 101वां टर्म चाहिए इस सीरीज का, क्योंकि ये x = 1 रख के आया था ना 2। चलो, या 1 को गायब भी कर दो, हटा दो, झंझट ही खत्म कर दो, यहाँ से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आया, 3 आया, एंड सो ऑन, ठीक है। 7 के बाद अगला 4 आया होगा गैप, है ना। तो 4 गैप आया होगा तो क्या होगा, 7 4 11, अगला 11 आया होगा, ठीक है। तो अगला 11 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, एंड सो ऑन, ऐसे चलते गया, ऐसे सीरीज चलते गया। तो x = 1 पे 2 आया, x = 2 पे 4 आया, तो अपने को 100 चाहिए, तो अपने को इस सीरीज का T100 चाहिए, 100th टर्म चाहिए इस सीरीज का, वही आंसर आ जाएगा। तो अब ये तो सीक्वेंस से क्वेश्चन हो गया, तो सीक्वेंस से पढ़े होगे कि इस तरह से कोई भी सीरीज लिख लिया, और जो गैप है वो एपी में है, गैप जो है वो अगर एपी में है, 2 है, 3 है, 4 एंड सो ऑन, ओके। गैप अगर एपी में है तो इसको निकालने के बहुत तरीके थे, एक तो था डिफरेंस मेथड, और एक और तरीका था, वो ये था कि इसका मतलब कि 2 3 4 ये वाला सीरीज अगर एपी में है, तो एपी, कोई भी एपी क्या होता है, एन में लीनियर होता है, यानी कि कोई भी एपी का जो जनरल टर्म होता है वो कैसा होता है, उसको तुम एन या आर व्हाटएवर तुम ऐसा लिख सकते हो ना, उसको सम टाइम्स ऑफ आर प्लस सम कांस्टेंट, एपी का ऐसा ही टर्म होता है ना। जैसे एपी क्या होता है, लाइक कोई भी एपी ले लो ना, whatever be the AP, like 2 4 6 8 ऐसा कुछ ले लिया, या फिर 3 से ले लिया, चलो 3 5 7, ये एक एपी ले लिया। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 3, ठीक है। a प्लस r-1 टाइम्स ऑफ d, और d क्या है, 2, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 3 + 2r-2, तो बेसिकली क्या बन गया, 2r + 1। अब r के जगह पे 1 डालोगे तो पहला टर्म बन जाएगा, 2 डालोगे दूसरा टर्म बन जाएगा, 3 डालोगे तीसरा टर्म बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2r + 1 हो गया। तो कोई भी एपी का जो जनरल टर्म होता है वो AR + B टाइप का होता है, ठीक है। कोई भी एपी का जनरल टर्म होता है वो AR + B टाइप का होता है। तो अभी हम पूरा सीक्वेंस से बताने लगे हैं, क्योंकि पता नहीं तुम लोग भूल गए होगे, 1 साल पहले पढ़े हो। तो कोई भी एपी का जो जिसमें से ए क्या होता है उसका कॉमन डिफरेंस होता है, ऑफ कोर्स, ठीक है, हालांकि उसका मतलब नहीं है। तो अब देखो, अब इससे एक लेवल ऊपर वाला जो हो है, जो एक लेवल ऊपर चले गया, ये नीचे वाला आ गया 2 3 4 एपी में है, ठीक है। तो उसके जस्ट ऊपर वाला जो सीरीज होगा उसका जो जनरल टर्म होगा वो एक क्वाड्रेटिक होगा, समझे बात को। यानी कि चलो थोड़ा बता ही देता हूँ मैं, लाइक अगर अपने को मान लो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 नहीं पता तो ये जान लो, बहुत जरूरी चीज है, इससे बहुत फायदा होगा। यहाँ B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, फिर यहाँ C1 है, C2 है, C3 है, ऐसा कुछ चल रहा है। और ही मान लिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ मान लो D1 है, यहाँ D2 है, ऐसा कुछ है सपोज। तो मान लो कि D1 D2 कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट दोनों बराबर आ गया, मतलब या बराबर गया, चलो ये एपी आ गया सपोज। तो एपी मतलब क्या हो गया, आर में लीनियर, है ना। यानी कि अगर D1 D2 का अगर जनरल टर्म लिखें तो वो जनरल टर्म कैसा दिख रहा होगा, वो AR + B टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। उसके ऊपर वाला लेयर में जाएंगे, ठीक है, तो उसका ऊपर वाला लेयर क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, सम अदर वैल्यू, जैसे α_r² + βr + गामा, तो ये क्वाड्रेटिक दिखेगा, ठीक है, उसका जनरल टर्म। फिर उसके वो और ऊपर जाएंगे तो वो एक क्यूबिक दिखेगा, क्यूबिक इन आर। उसके ऊपर जाएंगे तो ये दिखेगा बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि 4 डिग्री वाला, तो बाई क्वाड्रेटिक इन आर, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए।
तो बाई क्वाड्रेटिक इन आर, ऊपर जैसे लेयर ऊपर जाते जाएगा वैसा कुछ होगा। तो हम पीछे वाले क्वेश्चन में जाते हैं। ऑफ कोर्स पहले वाले क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो 2 है, यानी कि इसका जो हमारा 2 4 7 11 ये जो सीरीज है उसका जो जनरल टर्म होगा वो एक क्वाड्रेटिक होगा फॉर श्योर। ये समझ में आ गया क्योंकि नीचे वाला एपी है, ठीक है ना। तो इसका जो जनरल टर्म लिखा हमने, यानी कि आरएच टर्म लिखा ऊपर वाले सीरीज का, ऊपर वाले सीरीज का जो आरएच टर्म टीआर आया वो क्या आ जाएगा? एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो उसको लिख लिया ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी। अब निकालना है एबीसी का वैल्यू, 3 वेरिएबल है। एबीसी का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आर के जगह पे 1 डाल के क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो 1 डालो आर की जगह पे। तो यानी कि T1 की वैल्यू कितनी है? 2। ये हमारा क्या है? T1 है। ये हमारा क्या है? T2 है, सेकंड टर्म। ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो हमने आर के जगह पे 1 डाला तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 बन गया बराबर, राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा? आर के जगह पे 1 डालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम आर की जगह पे 2 डालेंगे तो लेफ्ट साइड T2 बन जाएगा। तो T2 के लिए 4 बराबर 4a प्लस 2b प्लस सी, तो ये एक बन गया। फिर हम आर की जगह पे 3 डालें तो 3 डालेंगे तो T3 की वैल्यू कितनी? 7 बराबर 9a प्लस 3b प्लस सी। सही है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, एबीसी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, एबीसी का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? तो निकाल ही लो। चलो तीनों इक्वेशन का नाम दे देते हैं। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, इसको इक्वेशन 3 बोल दिया। ओके, अब इक्वेशन 1 में क्या करें कैसे कैसे घटाना है? अब तो ठीक है, क्या कर लो, इक्वेशन 3 में 1 घटा दिया और इक्वेशन 2 में भी 1 घटा दिया। चलो आगे करें, ऊपर मिटा दे, क्या लिख लिया होगा ऊपर? हेलो, हाँ सर। हाँ ऊपर वाला पार्ट लिख लिया हो तो मिटा रहे हैं। एबीसी निकल गया मतलब जनरल टर्म निकल गया, मतलब सब पूरा चीज निकल जाएगा। थोड़ा ये सीक्वेंस जैसा क्वेश्चन बन गया एक्चुअली में। तो ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हमने 1 घटा दिया, इक्वेशन में 1 घटा दिया तो कितना मिलेगा? 4 में से 2 गया 2 बराबर 4a में से a गया तो 3a, 2b में से b गया तो b और c कैंसल, ठीक है। ओके, ये निकला। फिर हमने इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 1 घटा दिया तो 9a में से a, अच्छा 7 में से 2 गया कितना? 5 6 7 5 आ जाएगा। फिर 9a में से एक a घट गया तो 8a आ जाएगा। 3b में से b घट गया तो 2b आ जाएगा और c कैंसल, सही बात है। ओके, अब ab में 2 इक्वेशन आ गया, ab का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, कैसे करके निकाल लो। कैसे निकाल? ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 बराबर 6a प्लस 2b। ओके, और नीचे में क्या है हमारा? नीचे में है 5 बराबर 8a प्लस 2b। घटा दिया दोनों को तो 5 में से 4 गया 1 बराबर 2b खत्म, 8a में से 6a गया तो 2a, तो a की वैल्यू आ गई 1/2, a का वैल्यू निकल गया 1/2, ठीक है। अब a निकल गया तो b भी निकल जाएगा, कौन सा बड़ा बात है, b निकाल लिया। जो b का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा b बराबर 2 माइनस 3a, यहाँ से लिख सकते हैं b बराबर 2 माइनस 3a। ओके, लिख लिया। जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 माइनस 3a और a की वैल्यू क्या है? 1/2 है तो 3/2, 2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3/2, तो 2 में से 1.5 घटा दिया, 2 में से 1.5 घटाएंगे तो आधा बचेगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 ही आ जाएगा। ओके, c निकालना है तो ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में अब देख लो, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? 2 बराबर a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस c, तो c की वैल्यू कितना निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू निकल गया 1, यानी हमने सब कुछ कर कुरा के c की वैल्यू 1 निकाल लिया, a की वैल्यू 1/2 निकाला, b की वैल्यू 1/2 निकाला, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर। तो हम थोड़ा सा और नीचे का चीज डिलीट कर रहे हैं, लिख लिए होगा। एबीसी निकालने के बाद ये टर्म्स हटा दिया हमने। अपने को 100 टर्म चाहिए था, T100 चाहिए था, वही ना, वही तो हमारा F100 आया था, ठीक है। तो T100 इस सीरीज का चाहिए, तो अपना जो TR निकला, अब जो हमारा TR निकला वो बड़ा अच्छा निकल गया, सिंपल सा। जो TR निकला वो क्या निकला? वो हमारा निकल गया 1/2 R²
प्लस बी की वैल्यू 1/2 है ना, तो प्लस 1/2 आर प्लस 1। ठीक है, तो एबीसी वैल्यू पुट कर दी, टी आर निकल गया। अपने को टी 100 चाहिए, तो यानी कि वैल्यू अपने को निकालना क्या है, टी 100 का निकालना है। तो टी 100 इज इक्वल्स टू, लिख लिया 1/2 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 100 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, देख लो, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा, अच्छा चीज आ रहा होगा। कैलकुलेट कर लो तो देखो तो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ। 50 150, चलो करके देखते हैं। इसको जोड़ा तो कहीं साइड में जगह नहीं है, मैं कहाँ लिखूं, कुछ मिटाएं क्या इसमें से। 5051 लाए, सही आया, एकदम आंसर सही है, परफेक्ट। तो ठीक है, इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा, सही है, किसी ने कैलकुलेट करके बता दिया, अच्छी बात है। तो 5051 ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही आंसर था। इसको ऐसे भी समझ सकते थे, फालतू में हमने इतना मेहनत किया। ठीक है, इस चीज को समझने का एक तरीका और था, हालांकि ये तो सही था ऑफ कोर्स, ये तो हम जनरल तरीका सीख लिया। जनरल तरीका हो गया कि कैसा भी चीज दिया हुआ है तो उसका जनरल टर्म निकाल के फिर हम चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में पहले इसको कॉपी कर लो, फिर बताता हूँ। एक शॉर्टकट भी था इसमें, है ना, बट शॉर्टकट क्या लेट से क्लिक करता है, अगर जल्दी कर जाए एग्जाम में तो कितना फायदा हो। इसका एक शॉर्टकट भी था, सीधे आंसर लिख सकते थे हम लोग। अच्छा, इसी चीज को करने का ये तो देखो, हम चलो इसको सीक्वेंस सिखा देते हैं, क्योंकि तुम लोग को पता नहीं आता है कि नहीं आता है। इसका एक और तरीका सीखे थे, डिफरेंस वाला तरीका, जनरल टर्म निकालने के लिए डिफरेंस वाला तरीका याद आ रहा है कुछ? चलो बता ही देते हैं। पहले ये तरीका तो हमने सीख लिया, एक तरीका तो ये हो गया करने का कि जो भी हमने बताया एबीसी निकालने वाला, कि जनरल टर्म पहले आइडिया लगा लो कि जनरल टर्म क्वाड्रेटिक होगा कि लीनियर होगा कि क्या होगा। अगर एपी है तो लीनियर, ठीक है। अगर उसके एक लेवल ऊपर चलेगा, तो एक लेवल ऊपर चलेगा तो फिर क्वाड्रेटिक, मान लो उसके एक लेवल और ऊपर चलेगा तो फिर क्यूबिक। तो क्यूबिक में 4 वेरिएबल आ जाएगा तो 4 इक्वेशन आना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आगे अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर समस्या आ जाएगी उसमें। क्यूबिक में ही समस्या आ जाएगी, 4 वेरिएबल सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। 3 ही मुश्किल हो गया तो 4 तो मुश्किल होगा ही। लिख ली होगी क्या? हेलो, ये कंप्लीट, आगे बढ़ सकते हैं? हाँ बढ़े क्या? जी। चलो मिटा रहे हैं कुछ चीजें। तो ये पूरा प्रोसेस सीख लिया, ये एक्चुअली सीक्वेंस से क्वेश्चन हो गया था, है ना। मैंने फालतू में फंक्शन में बताया, है ना, बताना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग को याद ही नहीं था, पढ़ते हो भूल जाते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो इसका एक तरीका और भी था यार, बहुत आसान क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता, बिना कुछ किए हुए हो जाता। जो हमारा F0 था, जैसे F1 क्या आया था, 2 आया था, ठीक है। F2 निकाले थे तो वो कितना आया था, 4 आया था। और F3 निकाले तो वो कितना आया, 7 आया, ऐसे कुछ आया था ना, हाँ 7 आया था, हमने ऐसे निकाला था। तो 2 आया, 4 आया, 7 आया। तो अगर F1 के लिए 2 आ गई, F2 के लिए 4 आ गई, F3 के लिए 7 आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, F1 की वैल्यू 2 आ गई, F2 की वैल्यू 4 आ गई और F3 की वैल्यू 7 आ गई। तो इसमें क्या करना है, हमने क्या देखा कि F1 देखो, या फिर F2 समझते हैं। F2 मतलब क्या हो गया, हमने 1 + 2 किया तो इसके लिए कितनी आती है, 3। यानी कि शुरू का 2 नेचुरल नंबर जोड़े, शुरू का दो नेचुरल नंबर जोड़े तो 3, 3 से 1 ज्यादा, ठीक है। शुरू का 3 नेचुरल नंबर जोड़ो, 1 + 2 + 3 तो कितना आ जाएगा, 6, 6 से 1 ज्यादा, ठीक है। फिर शुरू का एक ही नेचुरल नंबर जोड़े, ठीक है। अब एक ही नेचुरल नंबर तो एक ही नंबर है ऑफ कोर्स, तो 1 से 1 ज्यादा, समझ पा रहे बात को। तो इसका मतलब कि जो F100 होगा, इसका मतलब जो F100 होगा वो शुरू का 100 नेचुरल नंबर जोड़ने पे 1 जोड़ दो, है ना। यानी कि 1 से लेके, अब पैटर्न समझ में आ गया अपने को, तो पैटर्न ही पहचाना था, 1 से लेके 100 तक का सम, ठीक है,
उसमें से एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो वही आंसर आना चाहिए। तो 1 से लेकर 100 तक का सम जो आता है वो क्या आता है 50-50, उसमें एक जोड़ दिया तो 50-50 बना गया आंसर। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। या फिर अगर ये कॉपी कर लियो तो एक और तरीका बताया जाता है। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। हेलो, ओके। अगर ये कॉपी कर लिया तो उसी सीरीज को निकालने का एक और तरीका है। हम ऊपर वाला चीज को थोड़ा सा डिलीट कर रहे हैं, मतलब वो सीक्वेंस में पढ़ना है बेसिकली, तो ये सब चीजें तुम्हें पता होना चाहिए था। नहीं पता तो एक चलो रिवीजन हो जाएगा इसी क्वेश्चन के बहाने। ये तो तुक्के में फिट बैठ गया, जैसे जो नीचे वाला मेथड हमने अभी लिखा है, ये तो तुक्के में फिट बैठ गया कि अच्छा ये पैटर्न दिख गया अपने को कि अगर F2 है तो इसका मतलब कि शुरू का 2 नेचुरल नंबर का सम में एक जोड़ दिए, F3 है तो शुरू का 3 नेचुरल नंबर के सम में एक जोड़ दिए, तो F100 क्या हो जाएगा, शुरू के 100 नेचुरल नंबर के सम में एक जोड़ देंगे तो अपने आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही मान लो क्या बोल रहा था मैं, एक मतलब जनरल तरीका क्या है निकालने का वो देख लेते हैं। लाइक 2 है, 4 है, 7 है, ये हमारा सीरीज आया था ना 2 4 7 एंड सो ऐसे कुछ आ रहा था। तो हम क्या करते हैं एस इसको मानते हैं, अपने को टीएन निकालना है या टीआर निकालना है, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते 2 + 4 + 7 ऐसे करते कहाँ तक गए, टी आर तक गए, ठीक है। इसको हमने एस बोल दिया और फिर से हमने एस लिखा, अगेन एस लिखा, लेकिन इस बार एक एक टर्म शिफ्ट करा के लिखा। तो यानी कि 4 के सामने 2 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया अगर मान लो चाहो तो, यहाँ 7 के सामने 4 लिख दिया, ऐसे करके लिखेंगे तो इसके सामने क्या आ जाएगा, टी आर -1 आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, टी आर आ जाएगा। सही है ना। ऊपर वाले को इक्वेशन 1 बोल दिया, नीचे वाले को इक्वेशन 2 बोल दिया, तो क्या करेंगे इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 घटाएंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, s - s0 बराबर, अब 2 में से 0 गया तो 2 ही आएगा, ठीक है, प्लस 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 7 में से 4 गया कितना बचेगा, क्या बोल रहा था मैं, 7 में से 4 गया कितना बचेगा, जो भी आया 3 आएगा क्या सही है क्या, हेलो 4 3 7, हाँ सही है, 3 आया 2 3। अगला क्या था, अगला टर्म एक लिखना ही पड़ेगा ताकि यूज हो जाए, 2 4, इसमें गैप कितना था यार, 2 गैप, 2 का गैप था, इसमें 3 का गैप था, तो अगला 4 7 4 11, अगला 11 होगा यहाँ पे, यहाँ 7 होगा, तो गैप कितना आ जाएगा 7 4 आ जाएगा, सही बात है, तो यहाँ पे 4 आ गया, दोनों घटाया, ऐसे करते करते चले गए। अब इन दोनों को जब घटाए होंगे, जब इन दोनों को घटाए होंगे तो कुछ फायदा हुआ होगा क्या, इन दोनों को घटाने के बाद अगर तुम सोचो तो तुमको टीआर निकालना है, टीआर निकालना है तो कैसे निकलेगा टीआर, टीआर में से टोटल कितने टर्म्स होंगे ये पूरा। अब देखो ऊपर में जो टीआर है, जो लास्ट वाला जो टीआर, ध्यान सुनना, ये जो लास्ट वाला टीआर है उसके ऊपर 0 है ना, मान लिया 0 है, तो 0 में से टीआर घटाया तो -टीआर आ जाएगा। अब ये -टीआर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टीआर बन जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। तो जब -टीआर उधर गया तो यहाँ क्या बन जाएगा, कैपिटल टीआर, ऐसा कुछ बन गया। तो जो टीआर की वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे चलते जाएगा, और ये सब कितना टर्म है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म, r टर्म्स है टोटल, ठीक है ना। तो टोटल r टर्म्स तक का सम इस सीरीज का, जिसमें से यहाँ से अपने को पैटर्न दिख गया, तो जो टीआर आएगा, टीआर और क्या आ जाएगा 2 प्लस, अब आगे सम कर लो 2 से लेकर के कहाँ तक का सम, r-1 टर्म्स तक का सम, तो ये जो अंदर मिलेगा वो क्या मिलेगा, r-1 टर्म्स मिलेगा, अंदर मिलेगा r-1 टर्म्स। तो 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, r-1 टर्म्स तक का सम चाहिए अपने को, ठीक है। तो आपको अपने को निकालने आता है ऑफ कोर्स, तो निकाल लो, तो अपने आप तुम्हें चीजें मिल जाएगी जो चाहिए, ठीक है। तो कर लेना, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, तो आज का क्लास नहीं खत्म करते हैं। इसको निकालोगे सेम आ जाएगा, जो तुम्हारा टीआर आया था ना उस तरीके से वो सेम ही आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, सबको समझ में आया होगा बात, हेलो, हाँ सर। आ गया ना, सारा कॉपी कर लिया सब कुछ, कुछ छूटा नहीं आज का लिखने में, सब कुछ बढ़िया, ठीक है। तो